ऑलरेडी सर आप उस मुकाम पे हैं जहाँ पे बहुत सारे टीचर पहुंचना चाहते हैं, वो फेस वैल्यू आपकी एक है। तो आपको लगता है कि इस डिसीजन से आपके आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो और ऊंचाई पे जाने वाली है? मैं खुद सीसेट में मतलब यूपीएससी का मैंने पेपर ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने 2-2.5 महीने में ही तैयारी छोड़ दी। मेरे बस की नहीं थी जीएस पढ़नी इतनी लंबी चौड़ी। अच्छा, इसका जवाब तू ही दे, तू तो स्टूडेंट है भाई जी। और तूने इतना बड़ा यूट्यूब चैनल खड़ा किया और यूपीएससी के बच्चों को तो इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जी। तो इस पीक पे पहुंचने का कारण बता क्या है? इनिशियल टाइम में सर बहुत झेलना पड़ा। ओके सर, आपके लाइफ का ये सबसे बड़ा करियर मूव है या फिर कुछ और रहा है? हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये पॉडकास्ट सीरीज 2 है जिसमें एक फेमस पर्सनालिटी फीचर आज है इस स्टूडेंसी पे, राकेश यादव सर। एक बहुत ही शानदार सर का स्टेप है यूपीएससी एस्पिरेंट को लेके। ऑलरेडी सर एसएससी में एक बादशाहत वाले पोजीशन पे सेट है और डिसीजन सर का ये है कि सी सेट को लेके जो हवा बना हुआ है कि बहुत टफ होता जा रहा है लेवल, आईआईटीएन फेल हो रहे हैं इसमें। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सर ने कुछ अपने डिसीजन लिए हैं। एक एक करके इसमें बात करेंगे सर से कि उनका क्या इनिशियल स्टेप होगा, कैसे वो पढ़ाएंगे, साथ ही क्या सोच रहे हैं यूपीएससी को लेके, साथ ही कुछ यूपीएससी को लेके कसक भी है सर के अंदर। सारी बातें इसमें कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहले सर स्वागत है चैनल पे आपका। थैंक यू। तो सर आप ऑलरेडी एसएससी के फील्ड में एक प्रतिष्ठित और पॉपुलर टीचर हैं। तो सर आपने ऐसा क्या सोचा कि यूपीएससी की तरफ आपको आना चाहिए? वो क्या पिच पॉइंट है आपकी? नहीं, मैं बेसिकली जब एसएससी के हम मेंस की तैयारी करा रहे थे तो मैंने सी सेट के बहुत सारे सवाल कराए थे। अभी जो 2024 का जो मेंस हुआ था उसके लिए तो हम यूट्यूब पे ही मैं पढ़ा रहा था सी सेट के सवाल। तो मैं देख रहा था कि मतलब सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, नॉर्मल से ही सवाल है, लेकिन सी सेट के नाम पे हल्ला बहुत ज्यादा काटा हुआ है। और कुछ मेरे ऐसे मतलब एसएससी के बच्चे थे जो मतलब यूपीएससी में सीधा सीधा बस उन्होंने फॉर्म भर दिया और सी सेट उनका पहली बार में ही क्लियर हो गया। उसके बाद वो डिसाइड करते रहे कि यार तैयारी सीरियस हुई नहीं, ये चीजें। तो मुझे ये पता था कि एसएससी वाले बच्चे के लिए ना सी सेट कोई बड़ी चीज है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से एसएससी वाले टीचर या एसएससी वाले स्टूडेंट उसको ब्रेक करके चीजों को छोटे छोटे तरीके से समझते हैं ना, वो बड़ी चीज है। तो मुझे उन्हीं चीजों से लगा था कि यार सी सेट कुछ इतना है नहीं जितना हुआ है, और जहां बहुत ज्यादा शोर हो ना वहां धमाका करने में मजा ही अलग आता है फिर सी सेट में। ओके सर, आपकी यूपीएससी के फील्ड में पहली एंट्री आई थिंक आपने अपने अब हमने यूट्यूब पे स्टार्ट किया है जी। उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आपके पर्सनल पूछना चाहूंगा। जब आपकी वो दौर था जब आप तैयारी के लिए मुखर्जी नगर जब आए थे, वो टाइम और अभी के टाइम में आपको कंपटीशन का लेवल क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी डिजिटली भी हम लोग देखो यार, पहले जब मैं आया था मैंने भी 2011 में यूपीएससी की स्टार्ट की थी दृष्टि कोचिंग से। तब में और अब में दिन रात का अंतर है, और दिन रात का अंतर इस वजह से है कि वहां जैसे हमारे पास वहां पे एक टीचर होते थे इसके ज्योग्राफी के, मैं नाम तो उनका नहीं लूंगा, लेकिन वो बड़ा बेकार पढ़ा रहे थे यार। उनके पढ़ाने मतलब इतना बेकार पढ़ाते थे कि क्लास में मजा ही नहीं आता था पढ़ने में, और रिसोर्सेज इतने लिमिटेड होते थे कि आपने एक जगह जहां पैसे दे दिए आप दूसरी जगह जा भी नहीं सकते थे, है ना। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि आपके पास बहुत सस्ते में रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, और खासकर यूट्यूब में वो बहुत अच्छी बात हो गई है कि आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे भी एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो किसी ना किसी टीचर की डिटेल वीडियो मिल जाती है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि अब के जमाने में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए हैं और इतने बेहतर हो गए हैं कि आपकी जो तैयारी है वो किसी एक टीचर पे डिपेंड है ही नहीं। आप एक टॉपिक में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट पे अलग अलग व्यू रख सकते हैं और अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे। तो वो बहुत फायदा है रिसोर्सेज के मामले में। दूसरा एक ये था कि पहले ऑफलाइन रहती थी कोचिंग, उसमें क्या रहता था कि बहुत समय भी खराब होता था आने जाने में भी और वैसे भी। अब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन का फायदा बहुत ज्यादा है, नुकसान बहुत कम है। फायदा सबसे बढ़िया ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को, जैसे कोई टीचर ने ऑनलाइन में कुछ चीजें पढ़ाई हैं तो आप उसको 2 साल तक भी अपने पास रख सकते हैं, 200 बार भी देख सकते हैं। पहले ऑफलाइन में, अभी भी ऑफलाइन में अगर आप पढ़ेंगे और टीचर ने कुछ चीज पढ़ा दी तो एक बार आपको समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो वो एक बार निकल गई तो निकल गई, टीचर आपके लिए अलग से नहीं बताएगा। जबकि बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो कई बार सुनने से अच्छे से समझ में आती है उसका एक्चुअल मीनिंग। हमने कई बार देखा होगा कुछ मूवी होती है 2-3 बार देख लेते हैं तब जाके एग्जैक्ट पता चलता है यार ये इसका सेंस ये था, तो ऐसा होता है। अभी फिलहाल लास्ट 2
साल से, जैसे 2023 और 24, इसी में ज़्यादातर सी सेट के लिए बच्चे डरे हैं कि बहुत टफ पेपर होता जा रहा है। उन्होंने बोला था कि 10वीं लेवल तक का आएगा, लेकिन वो कैट लेवल तक का क्वेश्चंस वगैरह दिए जा रहे हैं। तो सर कोई खास वजह रही है कि आपका इधर मूव होना कि मुझे एसएससी से अब यूपीएससी की तरफ आना चाहिए? आपका कुछ मोटिव रहा है ऐसा? यार मैं सच बताऊं, मैं अभी भी इस बात से बड़ा अचरज में हूं कि लोग कह रहे हैं कि 2023 या 24 में हल्ला जो सी सेट का। मैं बहुत बड़ा टीचर तो हूं नहीं, मैं तो एसएससी पढ़ाया है जीवन में। जैसे एक नंबर सिस्टम करके टॉपिक है, मैंने उसे यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, और लगभग हर साल ये रहता है कि सी सेट में 15 से 20 सवाल के बीच में उन्होंने एवरेज आता है नंबर सिस्टम से। मैं आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 400 सवाल दे रहा हूँ अलग से प्रैक्टिस करने को, सिर्फ 400 क्वेश्चन। और मैं एक गारंटी कह रहा हूं, मैं सी सेट पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर उन 400 सवालों में से आपका नंबर सिस्टम का एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर आ जाए। तो 10th क्लास तक का ही आने लग रहा है। कुछ चीजें हैं जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह है, तो उससे थोड़ी थोड़ी चीजें हल्की हल्की सी पूछी हुई है। तो मुझे लगता है कि 50 घंटे की चीजें इतनी पढ़ लेगा बच्चा तो इजीली हो जाएगा। इतना मुश्किल सी सेट नहीं है जितना बोला हुआ है। और विश्वास मानिए कि 8th 9th 10th तक की ही चीजें पूछी जा रही हैं, उससे ऊपर की चीजें नहीं पूछी जा रही। बहुत लिमिटेड ही कंटेंट है। और कैसे आप लोगों को यकीन दिलाओ कि बहुत आसान कंटेंट है यार। एसएससी उससे 100 गुना आगे चला गया। बिल्कुल सर, और आपकी ट्रिक्स और टिप्स तो काफी शानदार रहती है एसएससी में। तो क्या वैसी ही शॉर्टकट और ट्रिक्स टिप्स इसमें भी देने वाले हैं या फिर कुछ अलग माइंडसेट है? नहीं, मैं इसके साथ तो बल्कि हमारा माइंडसेट ये हो गया कि हमें ये पता है कि यूपीएससी का बच्चा एक डिफरेंट जोन का बच्चा होता है। उसके पास पढ़ने के लिए पहले से ही इतना प्रेशर होता है, इतना कंटेंट होता है। तो उसको मैथ जैसे सब्जेक्ट में या रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में हम उसको 200 घंटे नहीं बैठा सकते पढ़ाने के लिए। उसको सब कुछ नहीं पढ़ाना है। और सच बात ये कि सब कुछ आता भी नहीं है ना। और सी सेट के कोई स्कोर तो जुड़ने हैं नहीं, क्वालिफाइंग है ना। और शायद 29 क्वेश्चन सोल्व कर ले बच्चा 80 में से तो क्वालिफाई हो जाता है। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप मैथ के लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं, आप 40 में 40 सवाल सोल्व कर लेंगे ईमानदारी से। अगर 40 से 50 घंटा आप दे देंगे। हमने एक अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है कैरियरवेल आईएएस के नाम पे। मेरा उसमें अभी नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक में धीरे धीरे करके कंप्लीट कराने लगा। लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से देख लेना सर की प्लेलिस्ट। और मैं ये कह रहा हूं कि यार अगर आपका मैथ बिल्कुल भी कमजोर है ना, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो मैं 400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अपनी तरफ से नए सवाल बनाने लग रहा हूं। उसमें कुछ क्वेश्चन हम सीडीएस की तर्ज पे शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं पढ़ा रहा हूं सी सेट को। तो मैंने देखा कि सीडीएस और सी सेट दोनों मैच होते हैं। बहुत जगह क्वेश्चन जो है ना, जो सीडीएस ने पूछा 2021 में, वही 2023 में सी सेट ने भी सवाल पूछा हुआ, क्योंकि दोनों की बॉडी तो एक ही यूपीएससी कराने लग रही है। तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं और बड़े हंसे मन से कहने लग रहा हूं, सी सेट कोई भी बर्डन आपकी लाइफ में नहीं होगा। पूरा नंबर सिस्टम जिससे 18 से 20 सवाल आपके 2025 में आने हैं, मैं सिर्फ 400 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और मेरे बच्चे उन 400 क्वेश्चन को ना आप सेव कर लेना। अगर उन 400 क्वेश्चन से कोई भी सिंगल क्वेश्चन बाहर आ जाए तो मैं जीवन में सी सेट नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब बहुत आसान है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट। विश्वास करके ना बस वो 400 क्वेश्चन एक बार अपनी नजरों से निकाल दो और बहुत आसान तरीके से चीजें बताएंगे तो 500% समझ आएगा। तो दिक्कत मत मानिए। ओके सर, आपके लाइफ का ये सबसे बड़ा करियर मूव है या फिर कुछ और रहा है? नहीं, मेरा करियर मूव तो नहीं है। ये कारण क्या कि हम जो पढ़ा रहे हैं उससे भी हल्की चीजें पढ़ानी है, लेकिन हमने बहुत अचीव किया। एसएससी वाले बच्चों को पढ़ा के बहुत इज्जत हमें मिली है। बहुत सारे इंस्पेक्टर भी बने, बहुत सारे सिपाही भी बने, सब इंस्पेक्टर भी बने, मिनिस्ट्री में भी हैं। लेकिन आईएएस आईपीएस हमारे कोई बच्चा नहीं बना है ना। कुछ बच्चे हैं जो एक दो मिलने आते हैं वो, लेकिन हमारे एसएससी वाले बैचों से ही पढ़ के कर रहे होते हैं। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि इस बार जब यूपीएससी का रिजल्ट आए तो उसमें जब बच्चे क्लियर करें तो सी सेट में मेरा नाम उसमें आए। क्योंकि जो चीज आप खुद नहीं कर पाए ना, और आपके बच्चे अगर वो काम कर ले तो सच में बड़ी ताकत होती है ना। मैं खुद सी सेट में, मतलब यूपीएससी का मैंने पेपर ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने 2-2.5 महीने में ही तैयारी छोड़ दी। मेरे बस की नहीं थी जीएस पढ़नी इतनी लंबी चौड़ी। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होगा कि अगर कुछ बच्चे फाइनल सेलेक्ट होके अगर वो ये कहते हैं कि हाँ राकेश सर ने सी सेट हमें पढ़ाया और बहुत कम चीज पढ़ाई और उससे सब कुछ हो गया, तो मेरे लिए मैं समझूंगा कि यूपीएससी की जर्नी मेरी उसी दिन पूरी हो गई। और नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, मैं इसी तर्ज पे काम करूंगा कि टोटली 700-800 क्वेश्चन तैयार करो और पूरा सी सेट उसी से लड़े बच्चों का। ओके, ऑलरेडी सर आप
उस मुकाम पे हैं जहां पे बहुत सारे टीचर पहुंचना चाहते हैं, वो फेस वैल्यू आपकी एक है, तो आपको लगता है कि इस डिसीजन से आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो और ऊंचाई पे जाने वाली है? नहीं, मैं ब्रांड वैल्यू की नहीं सोच रहा, मैं खुद की सेटिस्फेक्शन की सोच रहा हूँ। अच्छा, मतलब बच्चों के लिए आईएएस आईपीएस बनना शायद पता नहीं कितना बड़ा उनके लिए हो, लेकिन मेरे लिए ना बहुत बड़ी वैल्यू रखता है आईएएस आईपीएस आईआरएस अफसर या कोई भी सिविल सर्विस लेना ना, क्योंकि मैं खुद नहीं लग पाया है ना। ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई किया लेकिन मेरे बस की नहीं थी वो चीज। मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बना क्योंकि मेरे बस की वही था। तो मेरे लिए ब्रांड वैल्यू और ये सब बातें तो बहुत बाद में। मुझे अगर बच्चे सेलेक्ट होने के बाद अगर थैंक्स भी कह देंगे ना, तो समझ लो मेरा 2.5 किलो खून उस दिन बढ़ जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा उस दिन। और मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ। ओके सर, तो फिर यूपीएससी की कोचिंग में जो यूपीएससी की कोचिंग चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जो सीसेट पढ़ाते हैं लोग, तो फिर उनके लिए चैलेंज होने वाला है? नहीं, उनके लिए कोई चैलेंज नहीं। और वैसे भी यूपीएससी के बच्चे बेचारे इतने दब रहे होते हैं, 1.5-2 लाख रुपए फीस दे रहे होते हैं। सीसेट के लिए क्यों 15-15, 20-20 हजार रुपए फूके भाई? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 1000 रुपए से भी नीचे की फीस होनी चाहिए सीसेट की। आप कितने में करा रहे हैं? हम तो 999 में भी करा रहे हैं। और मैथ में अगर किसी बच्चे, देखो अगर क्वालिफाई करना है तो 80 में से 29 नंबर ले आएगा, 29 क्वेश्चन ठीक कर लेगा, क्वालिफाई हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि मैथ में 40 क्वेश्चन है तो उसमें से आप 29 तो हंसते खेलते ले आएंगे। तो मैथ को तो मैं सिर्फ ही 599 में करा रहा हूँ सीसेट का। और मैं कह रहा हूँ वो भी मत करो, अगर वो पैसा नहीं है तो वो भी मत करो, वो जरूरी नहीं है। आप जो, मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा यूट्यूब पे, कैरियर आईएएस का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जैसे नंबर सिस्टम पे मैं 400 क्वेश्चन मैंने छाटे में, उन 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, उससे बाहर सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ऐसे ही चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चंस का कलेक्शन तैयार किया है और वो सब मैं यूट्यूब पे फ्री प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो बच्चे बस वहां पे पढ़ ले उसको। ये मतलब आग ऐसी है कि किसी तरीके से बच्चों को पकड़ पकड़ के पढ़ लो सीसेट, तुम हमसे पढ़ो, हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुम क्यों 1.5 लाख रुपए फीस देने लग रहे हो ऐसे पेपरों के लिए? उसमें सर इंग्लिश भी है और आपका रीजनिंग भी है। में तो आपने थोड़े टीचर्स के बारे में बताएं जो उनको पढ़ाने वाले इंट्रोड्यूस। रीजनिंग पढ़ा रहे हैं पीयूष वार्ष्णेय सर, और वो भी, उनको भी टारगेट यही है कि 40 से 50 घंटे के बीच में वो कहानी खत्म हो जाए। और जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो सत्येंद्र तिवारी सर पढ़ा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। तो कुल मिला के हमने पूरा सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया है कि हम 100 से 120 घंटे में इसको किसी तरह से खत्म कर दें। प्रैक्टिस अलग है, क्योंकि जो प्रैक्टिस है हम वो यूट्यूब पे इकट्ठी कराने लग रहे हैं, एक साथ लेंगे। ओके सर, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है। जब आप एक मुकाम पे हो, आपको बहुत लोग जानते हो, बहुत से टीचर के में आपका नाम हो, कई सारे कॉम्पिटिटर भी आपके होंगे, जरूर आपको फॉलो करते होंगे, लोग देख के करते होंगे, तो उनके बीच में सर जब आप कंटेंट कोई देते हैं, बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं, तो आपका माइंड सेट क्या होता है? आप क्या सोच रहे होते हैं बच्चों को लेके, साथ ही जो आपके बीच कॉम्पिटिटर भी हैं जो देख के करते हैं, एक उस लेवल पे जाके क्या फील आता है? मैं वो जानना। मैं तो जब पढ़ाता हूँ अभी सीसेट को, और बच्चों के जब कमेंट आते हैं ना, तो वो बहुत प्यारे कमेंट आते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर हम तो फलाने जगह पढ़ने लग रहे थे, वहां 19,000 रुपए फीस दिए सीसेट की, और अपने को पल्ले नहीं पड़ रहा, और सर हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये सवाल आप ऐसे आसान तरीके से बता रहे हो, और हमें लगता था कि ये सवाल होंगे ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप बताने लग रहे हो तो हमें लग रहा है कि सीसेट क्लियर हो जाएगा। और एक चीज हमेशा रहती है, मैं सब बच्चों को भी ये कहूंगा कि जिस चीज को पाने की खुशी है ना, वो खुशी तब तक है जब तक आपने पाई नहीं है। जिस दिन वो खुशी पा लेंगे ना, उस दिन उसका एक्सट्रीम लेवल कुछ और होता है। तो मेरे लिए तो अल्टीमेटली खुशी ये है कि बच्चों को चीजें समझ आ रही हैं और एक लिमिटेड टाइम में समझ में आ रही है, तो मेरे लिए बस वही है सब कुछ। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं, ये आपका एक्सपेरिमेंट है या फिर गेम चेंजर होने वाला बच्चों के लिए? अरे मैथ जैसी चीज में भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, इतने साल दे दिए, इतने बाल पका दिए, तो फिर हमारा जीवन झंडा है। ओके सर, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे आपको एक साथ सुन रहे होते हैं, उसमें कुछ बिलो एवरेज होते हैं, कुछ बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं। एज ए टीचर आप जब कोई सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो बिगिनर और एडवांस दोनों बच्चों को कैसे ध्यान रखते हैं? फिर कैसे कोई समझेगा? जो एडवांस वाला वो कहेगा सर बहुत बेसिक पढ़ाने लगे आप, जो बिगिनर है वो कहेगा सर बहुत एडवांस में पढ़ाने लगे आप। तो क्या माइंडसेट होता है आपका क्लासरूम में? देखो, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं ये नहीं सोचता कि बहुत होशियार बच्चा क्या बोलेगा या बिगिनर क्या बोलेगा। मैं अपना धर्म का पालन करता हूँ और मैं बिल्कुल जीरो से ही चीजों की शुरुआत करता हूँ। जैसे अभी आपके साथ में बैठा हूँ, तो इससे पहले मैं भी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा के आया हूँ। और रिमाइंडर थ्योरम में क्या है कि 2019 से 2024 तक हर साल एक क्वेश्चन पूछा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम का। और मैंने जब पढ़ाया तो साथ साथ बच्चों को क्वेश्चन भी सोल्व करवाए। तो होता क्या है कि चीजें उठानी हमेशा जीरो से ही चाहिए,
जिन बच्चों का मैथ बहुत अच्छा है वो कई बार सिलेक्शन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनके माइंड में एक गलत फहमी होती है कि मैथ बहुत अच्छा है। चीजें क्या कि डॉट टू डॉट कनेक्ट करने वाली कहानी है। अगर आप बेसिक से बेसिक धीरे धीरे कनेक्ट करते चले जाएंगे तो हो सकता है कि आपका 20 मिनट ज्यादा लगे उसमें, लेकिन उसमें श्योरिटी भी आपकी 100% हो जाती है कि आप 100% सोल्व कर पाएंगे उस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को। अगर हम ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं ना कुछ कुछ चीजें टच करते हुए, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा भी सवाल घूमेगा ना तो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं तो कत्ती मतलब वो लोहार की डालो छीनी हथौड़ा पकड़ के धीरे 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 काट के मूर्ति बनाता हूँ उसमें, मैं तेजी नहीं पकड़ता। ओके सर, आपके जैसा अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना कैसे पॉसिबल होगा? जैसा कोई भी अपना काम कर रहा हो चाहे जिस भी फील्ड में हो, जैसे आप मैथ में एक पीक पे हैं, वैसे कोई भी अपने फील्ड में पीक पे अगर पहुंचे तो उसके क्या इनिशियल स्टेप होते हैं और बीच वाले स्टेप क्या होते हैं? थोड़ी जनरली क्वेश्चन है आप। अच्छा, इसका जवाब तू ही दे, तू तो स्टूडेंट है भाई जी, और तूने इतना बड़ा यूट्यूब चैनल खड़ा किया और यूपीएससी के बच्चों को तो इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जी, तो इस पीक पे पहुंचने का कारण बता क्या है? इनिशियल टाइम में सर बहुत झेलना पड़ा, क्योंकि इनिशियल टाइम में जी, इनिशियल टाइम में पहले तो उस लेवल के जो ऑडियंस है, ऑडियंस तो है ही, साथ ही जो सेलिब्रिटीज हैं चाहे जैसे आप लोग, ऐसे अप्रोच करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था पहले के टाइम में, और साथ ही हमारे कॉम्पिटिटर भी जो ऑलरेडी सेट थे, चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये था भरोसा अपने पे था कि हाँ हो जाएगा, चीजें मुझे पता है 3-4 महीने लगेंगे मैं कर लूंगा, लेकिन ये तो टाइम फिक्स था। लेकिन आप ऑलरेडी बहुत मेरे साथ भी सेम ही था और मुझे लगता है कि हर एक की जीवन में ना यही है। जैसे मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूँ बच्चों का। आज ही हम एक बच्चे का इंटरव्यू कर रहे थे, तो उस बच्चे ने लगभग 1.5 साल तैयारी की और उस 1.5 साल में उसका किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ। और 1.5 साल के बाद जब उसकी तैयारी उस पीक पे पहुंच गई ना, तो एक साथ उसने बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकाली। तो यही हमारे साथ भी, यही आपके साथ भी, यही इन बच्चों के साथ भी जो मेरे बच्चे सुन रहे हैं कि शुरुआत सबकी ही स्ट्रगल से भरी होती है ना। शुरुआत में कोई किसी के लिए BMW मर्सिडीज वाला संघर्ष नहीं है, हमारा सबका संघर्ष रोडों पे रगड़ के आया है ना। तो शुरुआत सबकी वैसे होनी है, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपकी मेहनत की प्रकाश या मेहनत का पीक आ जाएगा और उसके बाद फिर रिजल्ट हर तरीके से मिलेंगे। और वहां पे बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन वैसे ही सेम ही तरीका, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। और दूसरी चीज क्या होता है कि जैसे अब हम हैं तो मतलब मुझे तो ये लगता ही नहीं ये ब्रांड और ये सेलिब्रिटी टाइप ऐसा कुछ फील ही नहीं होता। कारण क्या होता है कि किस्मत से इतने धनी हैं कि जो पसंद है वही कर रहे हैं और उसी से कमा रहे हैं 2 रुपए, है ना। तो रोजी रोटी भी पढ़ाई से है, पसंद भी पढ़ाना है, इसलिए सब कुछ उसी में मन करता है और मजा आता है। सर वो टाइम कब रहा है जब आपको लगा कि बहुत लोग मुझे जानने लगे? वो कौन सा टाइम था? एक्चुअली जब हम लोग बीटेक कर रहे थे सर, 2017 की बात है, हाँ? मुखर्जी नगर थे, आपकी वो जो 1700 वाली बुक थी, हाँ? वो पूरी चारों तरफ फैली रहती थी, 7300 वाली, हाँ? पूरी फैली रहती थी। फिर हम लोग देखे पहली बार आपकी फोटो की, यार कौन है, फिर पता धीरे धीरे आपको कब रियलाइज हुआ कि यार मैं थोड़ा यार मुझे ना मेरी एक 2015 की बात है जब ये यूट्यूब बहुत ज्यादा फेमस था नहीं, हाँ? तो मैंने एक परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था उस समय जी। और वो परसेंटेज चैप्टर की वीडियो इतनी वायरल हो गई थी कि शायद हो सकता है कि वो पता नहीं अब तो कितने होंगे, उसमें शायद 26 या 27 करोड़ के आसपास उसके व्यू हो चुके हैं अलग अलग उस पे। तो उसने बहुत पब्लिसिटी कराई। दूसरा फिर क्या था कि मैंने बुक निकाली थी उस समय 7300 करके एक मैथ की बुक निकाली थी और वो पर मंथ लगभग 1 लाख कॉपियां डिलीवर होती थी और उसने बस घर घर पहुंचा दिया था। लेकिन कहानी वही है कि मैं जब पैरामाउंट में पढ़ाता था तो मैं 2012 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था और 2012 से 2014 तक मुझे लगभग 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए मंथली सैलरी मिलती थी। ओके। और मैं विश्वास मानना कि एक सिंगल रुपया भी घर नहीं लेके जाता था, सिंगल रुपया भी, क्योंकि मेरी वाइफ कमाती थी तो उसकी कमाई से घर चल जाता था और मैं उस सारे का सारा पैसा उस बुक में इन्वेस्ट कर देता था। वो बुक 3-4 साल में जाके तैयार हुई और नियम भी यही है कि आप शुरुआत में ना इन्वेस्टमेंट ठीक जगह करते रहो, पागल होकर लगे रहो। मतलब दरवाजा रोज खटखटाओ, रोज खटखटाओ। नहीं खुलेगा, आज नहीं खुलेगा, कल नहीं खुलेगा, परसों नहीं खुलेगा, लेकिन साला एक ना एक दिन तो खुलता है। लेकिन जिस दिन खुलता है ना उस दिन सामने समुंदर होता है और फिर आप जो जहां हैं आप देखते ही हैं। आज किस चीज की चाह है राकेश सर को? और सेकंड क्वेश्चन इसमें,
क्या यूपीएससी वाली अभी कसक आप में रह गई है कि यार मुझे कर लेना? नहीं, मेरे अंदर हमेशा रहेगी यूपीएससी वाली कसक, लेकिन मेरे को लगता है कि उसकी क्षतिपूर्ति इस तरह से कवर हो जाएगी कि जो बच्चे सेलेक्ट होके आएंगे ना, बस उस दिन मैं आग लगा दूंगा। उसमें मेरा जोश बहुत है, क्योंकि एसएससी वगैरह और इनमें बहुत बच्चों का प्यार मिलता है, बहुत सम्मान, सेलेक्ट होके आते हैं, खुशी भी बहुत होती है। लेकिन आईएएस और आईपीएस वाला रुतबा अलग है कि यार हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। मेरे लिए सच में वही है सब कुछ। अब सर, राकेश सर का जो बैकग्राउंड रहा है, जो उनके आसपास के लोग रहे, जो गांव इलाके रहे, क्या कोई इससे रिलेटेड रहा हो कि हाँ कोई पोस्ट हो या आईएएस आईपीएस हो आपके? नहीं, मेरा कोई स्टूडेंट नहीं बना। नहीं, आपके मतलब घर के आसपास हो कोई रिश्तेदार वगैरह में? वैसे बहुत बने, बहुत हैं, रिश्तेदार में भी बने हैं, जानकार में भी बने हैं, कुछ दोस्त भी बने हैं, वो तो बहुत बने हैं। ओके सर, इस पूरी जर्नी ने आपको क्या सिखाया है? मुझे तो एक ही चीज समझ में आई, आंख बंद करो, आगे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। कभी गिरोगे, कभी उठोगे, कभी संभलोगे, लेकिन चलते रहोगे तो किसी भी मोमेंट पे जब आप चलते रहोगे ना, तो आपको ये एहसास होगा कि यार मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब जब डिप्रेस होते हैं तब ये देखो बहुत आगे आ गया, यहाँ तक तो बहुत लोग पहुंचे भी नहीं है, थोड़ा और खींच ले मीटर। तो फिर वो मैं बस उसी जर्नी में लगा रहता हूँ, तो मेरे को बहुत ज्यादा उस तरीके की फील आती भी नहीं है। मैं मतलब काम करने वाला आदमी हूँ। सर, मेरे कमेंट में सर क्वेश्चंस ऐसे भरे हैं कि भैया मैं ऑफलाइन कोचिंग करूं कि ऑनलाइन कोचिंग करूं, बहुत ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो आपको सर क्या लगता है इस टाइम में ऑफलाइन किसके लिए बेटर होगा, कौन बच्चों के लिए, और ऑनलाइन किसके लिए बेटर हो सकता है? यार मैं सच बोलूं आपको, कोई बच्चा बुरा नहीं मानना, मुझे लगता है ऑफलाइन किसी के लिए भी बेटर नहीं है। आप इतना पैसा, इतना टाइम और इतना पैशन वहां बर्बाद कर देंगे ना। ऑनलाइन में एक जरूर समस्या है कि कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती, माहौल नहीं बना रहता बच्चे का। लेकिन आज के टाइम में हर जगह लाइब्रेरी है ताकि आपको पढ़ाई वाला माहौल बने। और दोस्त, सेल्फ डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा, खासकर यूपीएससी जैसी जर्नी में, जहां आप मतलब इतनी बड़ी जर्नी पे आप जाने जा रहे हैं ना, मतलब आसान रास्ता तो है ही नहीं, बहुत लाखों लोग जा रहे हैं उस रास्ते पर और कुछ ही लोग ऊपर जा पाएंगे। तो मुझे इस बात पे तो शक ही नहीं है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन है या नहीं है। आप 500% सेल्फ डिसिप्लिन है, इसीलिए आप सिलेक्शन की रेस में है। और अगर आप सिलेक्शन की रेस में हैं तो आप अपना समय और पैसा बर्बाद मत करिए ऑफलाइन में। और एक बात मैं आपको छोटी समझा रहा हूँ, टीचर भी छोटे हैं, एसएससी पढ़ाते हैं, लेकिन उतने ही दिमाग से आपको एक बात कह रहा हूँ, वक्त के साथ चलिए। अगर वक्त के साथ नहीं चलेंगे ना, वक्त चला गया ऑनलाइन में, और ऑनलाइन में भी मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो रही है, और आप आज भी पीछे जा रहे हैं, 1.5-2 लाख रुपए फीस भर के ऑफलाइन में पैसा बर्बाद कर रहे हैं और टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्त, टीचर सारे ही बेहतर हैं, ठीक है, किसी बड़े नाम पे भी मत जाइए। ऑनलाइन में जो आपको अच्छा पढ़ा दे, जो आपको चीजों को अच्छे से समझा दे, आपके लिए वही बड़ा है। और विश्वास मानिए, पैसा बहुत जरूरी है और उससे भी कई गुना जरूरी है आपका समय। ऐसा ना हो कि ऑफलाइन के चक्कर में आपका समय बहुत ज्यादा खराब हो जाए। इसलिए प्रीफर करिए ऑनलाइन को, और ऑनलाइन तैयारी करिए और कोशिश करिए लाइब्रेरी में उस माहौल को पकड़ें जो जरूरी है आपको लिए। ओके, आज सर अगर राकेश सर बिगिनर होते हैं, आप अपने स्टार्टिंग टाइम में जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि यार मेरी कुछ चीजें ऐसी थी जो गलत मुझसे हो गई थी, ये चीजें अगर मैं नहीं किया होता या फिर ये चीजें मुझे पता होती तो मैं थोड़ा पहले कुछ कर लिया होता, कुछ रियलाइज होता है कि मेरी कुछ कमियां रही हैं? ये सवाल पहली बार किसी ने मुझसे पूछा है और सच में बहुत बार रियलाइज होती है, और आज भी शायद उस गलती को मैं नहीं सुधार रहा हूँ। जैसे बेसिकली क्या है कि जैसे आमिर खान है और बाकी सारे स्टार हैं, तो बाकी सारे स्टार क्या है कि हर साल 2-2 फिल्में निकाल देते हैं, 3-3 फिल्में निकाल देते हैं। आमिर खान 3-4 साल में एक बार फिल्में निकालता है। तो मेरे को ना ये बड़ी कमी महसूस होती है कि मैंने जिंदगी में बहुत गलती की कि मतलब लगातार हर महीने बैच आते रहे, हर महीने को पढ़ाते रहे, दुनिया भर की किताबें निकाल दी। मेरे को लगता है वो जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। बेटर तरीका मेरे लिए ये होता कि मैं सिर्फ साल के 10,000 ही बच्चे पकड़ता, और कर मैं आज भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि माया के जंजाल से मैं आज भी बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, है ना, वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी। लेकिन चाहता मैं आज भी यही हूँ कि अगर मुझ में भगवान वो क्षमता पैदा करे तो आज के टाइम में मैं सिर्फ 10,000 ही बच्चा या 1,000 ही बच्चा पढ़ाना पसंद करूंगा। लेकिन उस 1,000 के पीछे ना
क्योंकि देखो आज हम इतना तो कमा ही चुके हैं कि हमें रोजी रोटी की दिक्कत नहीं है ना। रोटी बड़ी शांति से मिल जाएगी अगर ऊपर वाले ने नियत और हमारे ऊपर ठीक दृष्टि रखी तो अब तो गेम है कि हम सामने वाले को क्या अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन दे पाए। तो मेरी इच्छा तो शुरुआत से मैं जब भी सोचता हूँ पीछे को, तो मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि लाखों बच्चों को पढ़ा दिया, लाखों क्या करोड़ों बच्चों को ऑनलाइन में पढ़ाया, और उसमें से सिलेक्शन लाख भी नहीं होते। तो ज्यादा आसान होता और ज्यादा बढ़िया होता कि मैं अपने जीवन में 2 ही किताब निकालता या 1 ही किताब निकालता, लेकिन उस किताब को इतना बेहतर बनाता कि मतलब वो बच्चों के जीवन बदलने में बहुत बड़ा योगदान देती। और ऐसे ही कम बच्चे पढ़ाता, लेकिन उन बच्चों के साथ मन करके लग के उनके साथ जुड़ के पढ़ाता, तो शायद मैं बहुत कुछ अचीव कर लेता जो मैं आज अचीव नहीं कर पाया, और शायद मैं इसको करूंगा अब आने वाले टाइम में। ओके, तो ये तो अच्छी बात है ना सर कि ज्यादा बच्चों को पढ़ाना। फिर ये रिग्रेट किस बात का है आपको? देखो कई बार क्या होता है कि आप बहुत बड़ी क्वांटिटी को पढ़ाते हैं ना, तो वहां पे आप एक एक बच्चे को नहीं पकड़ सकते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल भाई आप तो एक लेक्चर आप देने लग रहे हैं, उस लेक्चर में लाख बच्चा देख रहा है, उसमें 1000 को बहुत अच्छा पसंद आ रहा होगा, 10,000 को एवरेज पसंद आ रहा होगा, बाकी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा। लेकिन बेटर है कि अगर 1000 ही बच्चा है और आप सब पे इंडिविजुअल ध्यान दे तो सभी को समझ में आएगा। ओके, जैसे बहुत से एस्पिरेंट का कुछ एडिक्शन होता है कि मुझे सोशल मीडिया से एडिक्टेड हूं, मैं मूवी देखता हूं बहुत ज्यादा। राकेश सर का क्या एडिक्शन है? मैं मूवी दबा के देखता हूँ, सोशल मीडिया बिल्कुल एडिक्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और रात को 8 बजे 500% सोता हूँ, चाहे कुछ हो जाए। मतलब कोई बहुत ही बुरी परिस्थिति हो तो बात अलग है। तो जब सुबह 4 बजे उठोगे तो आदमी में इतनी बुद्धि तो होती है 4 बजे उठ के वो सोशल मीडिया तो यूज करेगा नहीं, है ना, अपने शरीर पे ध्यान देगा या इधर जो भगवान में ध्यान लगाना है या और चीजों में। तो वह सोशल मीडिया से तो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हूँ। बस कुछ चीजें जो बनानी होती है सोशल मीडिया के लिए, रीलें, वो मैं बनाता हूँ यहीं ऑफिस आके। अच्छा, आप खुद बनाते हैं? हाँ, मैं खुद ही बनाता हूँ। उसका कंटेंट ढूंढ ढांड के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। हाँ, फिल्में जरूर देखता हूँ और सिनेमा हॉल में जाके देखता हूँ, और हर हफ्ते 2 मूवी तो कम से कम देख लेता हूँ। ये सर एक कहीं शायद अभी तक शेयर नहीं किया होगा सर ने, किया था अभी ये वाला एडिक्शन ना। मैं मूवी बहुत देखता हूँ मैं डेली सर। हाँ, 1-2 नहीं, सप्ते में 1-2 देखता हूँ। अच्छा, लेकिन मूवी थिएटर में देखता हूँ, घर पे टीवी वगैरह है नहीं तो उसमें नहीं देखते, ना मोबाइल में देखते। मतलब थिएटर में जाना ही जाना। और मेरे को लगभग सारी मूवी में देख लेता हूँ। अच्छा, इनिशियल टाइम में पिताजी आपको पैसे वैसे भेजते थे, उसमें कभी दिक्कत फेस हुआ था कि आप खुद करके नहीं, पैसे कहाँ देते थे? नहीं देते थे। हम तो गरीबी के पले बड़े हैं। उस समय ट्यूशन पढ़ाते थे, ब्लू लाइन में ऐसे ही फ्री में बसों में धक्के खाते थे, ट्रेनों के धक्के खाए हुए हैं। तो मतलब स्ट्रगल मैंने एक्सट्रीम लेवल का किया हुआ है। एक दिन में मैं करीबन 150 किलोमीटर दूर जाता था जब नौकरी करता था शुरुआत में, और 150 किलोमीटर ही वापसी आता था। 150 किलोमीटर? हाँ, यहाँ से मैं जाता था, एक नूह डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, मेवात के बाद, वहां 150 किलोमीटर पड़ता था वो मेरे घर से। सुबह सुबह जाते थे 5 बजे, और उस समय तनख्वाह मिलती थी मेरे को शायद 3 या 3,500 हजार। हरियाणा सरकार में टेम्परेरी था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो पापड़ मैंने बड़े पेले हुए, मतलब रगड़ के आए हुए हैं। और आज उस दिन को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि आज अगर कोई इतनी दूर आना जाना हो तो मैं करोड़ रुपए में भी ना जाऊं। लेकिन उस समय याद ही नहीं है कि साला स्ट्रगल था, उस समय का याद ही नहीं है। उस दिन बस मस्ती मस्ती में सारी चीजें चली जाती। ओके, तो सर आज पैसे की इम्पोर्टेंस आपके लिए, उस दिन को याद करते हुए आज पैसे की इम्पोर्टेंस और अपनी रेपुटेशन की इम्पोर्टेंस आपकी नजर में क्या है? यार मैं रेपुटेशन को भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, और पैसे को भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ ध्यान रहता है। ऐसा तो मैं नहीं कह रहा कि उस जंजाल से मैं बाहर निकला हूँ, ध्यान बहुत रहता है, उसका भी रहता है, लेकिन रेपो का मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखता। मैं जो मेरे मन में मुझे ठीक लग रहा है वो मैं वही काम करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने कुछ ऐसी बातें शेयर की आई थिंक पहले कभी शेयर नहीं हुई थी यहाँ पे। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सर का, जो अभी लॉन्च होने वाला बैच उसका भी, और साथ ही जो प्लेलिस्ट सर ने स्टार्ट किया अपने चैनल पे उसका भी दे दूंगा। वहां से जाके एक एक पॉइंट अपना क्लियर कर सकते हो। काफी बहुत बड़ा नाम है सर का, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं सर को, अभी जब 2013-14 से ही। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। कोई डाउट हो वो कमेंट कर देना, मैं अगले टीचर, टॉपर या किसी कैंडिडेट से वो चीजें आपका पूछ लूंगा। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।